गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 4.1, तो उसके आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। आई होप आपको मज़े आ रहे होंगे। और अभी ये तो चलो आपको करे हुए बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप लोग कर लेते हो। अभी इसके बाद जो इक्वेशन सेटअप करने वाले क्वेश्चन में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। आज हम कंप्लीट करेंगे उसको, तो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन को। उसके बाद 6th क्वेश्चन का जो पार्ट है इक्वेशन सेटअप करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी काफ़ी, राइट। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हो और सेफ़ हो घर पे, राइट। तो सेफ्टी से पढ़ते रहो, आराम से ये क्लासेज आपको फुल ईयर के लिए मिलती रहेगी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल में है क्या कि राइट फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट है p+4 = 15। अब देखो इसको मैं लिखूं नहीं और अगर मैं बोल दूँ इस चीज़ को, सिर्फ समझाऊँ आपको, तो कम चल जाएगा। आई होप चल जाना चाहिए। तो देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, समझना कि व्हेन वी ऐड 4 इन अ नंबर p वी गेट 15। इनको सुनना बेटा आराम से, क्योंकि देखो एक नहीं है इसका, तो मैं अगर लिखूंगा तो कितने तरीक़ों से लिखूंगा, तो मैं बता देता हूँ एक बार इस चीज़ को कि व्हेन वी ऐड 4 इन अ नंबर p वी गेट 15, एक तरीका। दूसरा p+4 = 15, ऐसे ही बोल दो, p प्लस मतलब PLUS लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली वे में कि p+4 = 15, ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है। तो आप इस वे में लिख सकते हो, मतलब कैसे ही बना लो, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए और उसके बाद में इससे वापस ये बन जाना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम अ नंबर m वी गेट 3, ठीक है। या फिर अ नंबर m -7 = 3, ओके, ये लिख सकते हैं इस चीज़ के अंदर। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम अ नंबर m वी गेट 3, कुछ भी लिख सकते हो इसको। इसको कैसे लिखोगे, ट्वाइस अ नंबर m is 7। When we multiply 2 with a number m we get 7, ऐसा भी बोल सकते हो इस चीज़ को। इसको क्या बोलोगे, 1/5 ऑफ अ नंबर m is 3, ठीक है। और when we divide a number m by 5 we get 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या होगा, 3/5, इसको बोलते 3/5, ठीक है। 4/5 को क्या बोलते हैं, 4/5, ठीक है। तो 3/5 ऑफ अ नंबर m is 6। When we multiply 3 with a number m and divide that by 5 we get 6। When we multiply 3 with a number m and divide by 5 we get 6, लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिखोगे, thrice a number p+4 is 25। When we add 4 with 3 times of a number p we get 25, ऐसे बोल सकते हो इसको। ये क्या होगा, 4 times of a number -2 is 18। When we subtract 2 from 4 times of a number p we get 18, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, half of a number p + 2 is 8। When we add 2, ठीक है, with हाफ ऑफ अ नंबर p वी गेट 8। यानी ये लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल ये होना चाहिए बेटा कि उस लैंग्वेज से आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी लैंग्वेज करेक्ट बनाने की, कि आप इससे लैंग्वेज बनाओ। अब इनको छुपा लो, अब उस लैंग्वेज को रीड करके अगर आप वापस से बना सकते हो इक्वेशन सेम, इसका मतलब तो आपके ठीक है। और अगर आप खुद ही नहीं बना पा रहे, कन्फ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, तो आप इसको दोबारा वीडियो को सुन के आराम से इसको लिखना सीखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन, लिख के नहीं बता रहा हूँ मैं, ये मैंने समझा दिया। अब आते हैं इक्वेशन के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है, वो कराता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 3 पार्ट अभी लिखे हैं, 4th पार्ट इनके बाद लिख के बताता हूँ, आज कंप्लीट करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है, इक्वेशन सेटअप करनी है। ओके, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, 2 बार रीड करना है। इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हमेशा 2 बार रीड करा करो, उसके बाद देखा करो किस चीज़ को हम ले सकते हैं। क्या इरफान ने कुछ बोला, क्या बोला कि ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल्स परमीत हैज़। यानी कि जितने भी मार्बल परमीत के पास हैं मेरे पास, यानी इरफान क्या बोल रहा है, जितने भी मार्बल परमीत के पास हैं उससे 7 ज़्यादा हैं। किससे 7 ज़्यादा, 5 times। यानी परमीत के मार्बल का जो 5 times है उससे 7 ज़्यादा मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है। और इरफान के पास 37 मार्बल है। अब आप मुझे एक बताओ इस क्वेश्चन को, अभी देखो इसके हिंट दिया हुआ है, आप हिंट को मत पढ़ो एक बार के लिए। आप ये सोचो कि अगर आपको कोई ये कहूँ, चलो मैं ही बोलता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, आप अपने आप को अज्यूम करना, मैंने बोला कि मेरे पास टोटल 37 है, ठीक है। लिंक करो आप अपने आप को कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर रहे हो, जो भी हो आप सामने, ठीक है।
आप ही हो, बिल्कुल आप ही हो, आप समझो इस चीज़ को कि मेरे पास 37 है, बट मेरे पास जो है ना वो आपके मार्बल के 5 टाइम्स, आपके पास जितने मार्बल आपके पॉकेट में उसके 5 टाइम्स में 7 ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे किसके बारे में पता लगना चाहिए? आपके बारे में नहीं पता अभी तक, मुझे मेरे बारे में पता है कितने मार्बल हैं, मुझे ये पता है कि मेरे मार्बल आपके मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं। यानी कि आपके मार्बल अभी नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या मानते? आपके मार्बल मानते, लेट यू हैव एक्स मार्बल। मानते नहीं मानते? यहाँ पे परमीत है, आपका नाम परमीत मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसने बोल भी दिया कि लेट एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। अगर नहीं देता तो हम एक्स मान लेते, वाई मान लेते, जेड मान लेते, ए मान लेते, बी मान लेते, कुछ भी मान लेते, राइट। बट यहाँ पे एम गिवन, हम एम ले लेंगे। तो अब क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, फर्स्ट वाले में, कि अब देखो मैं इस लैंग्वेज से एक लैंग्वेज बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में एक एक वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो इरफान ने क्या बोला कि ही हैज़, तो मैं सीधा लिखूंगा कि इरफान हैज़। भाई इरफान के बाद बोल रहे हैं, इरफान कह रहा है कि ही हैज़, तो इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। ये लाइन निकल के आ रही है, और यहाँ सबसे पहले लिखोगे लेट परमीत हैज़ एम मार्बल्स। इसने मैं खुद ने बोला है, अगर हम होते तो हम तो एक्स वाई जेड कुछ ही मान लेते, इसने एम बोला था, हम एम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग क्या है। इरफान हैज़, इरफान के पास कितने हैं? 37, ठीक है। मैंने कहा था इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, सब कुछ का मीनिंग क्या होता है अपने यहाँ पे? इक्वल टू। इरफान की वैल्यू कितनी है? 37 दिया हुआ है, ठीक है। तो 37 जो है वो किसके इक्वल है वो देखते हैं अब। हैज़ का मतलब इक्वल टू आ गया यहाँ पे 7 मार्बल्स मोर, मोर मतलब ज़्यादा यानी प्लस 7 मार्बल्स मोर यानी +7। किससे +7? कुछ तो होगा ना भाई यहाँ पे, वो क्या है? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़, और परमीत के पास कितने मार्बल हैं? m, और m का 5 टाइम करोगे तो 5 × m आएगा, जो कि हो जाएगा 5m, ठीक है। तो परमीत के मार्बल जो हैं उससे 5 टाइम्स से ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। इसका मतलब दोबारा लाइन पढ़ते हैं, इरफान 37 हैज़ इक्वल टू 7 मार्बल्स मोर +7, किससे? 5 टाइम परमीत मार्बल, 5 टाइम मतलब 5m से, ठीक है। यानी आपकी इक्वेशन बन के आ गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि 5m + 7 = 37, 5m + 7 = 37 बोल सकते हैं। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5m + 7 = 37। हालांकि हमें सिर्फ इक्वेशन सेटअप करने को बोला है मैं, लेकिन फिर भी सोल्व करके बताऊंगा, और आप भी अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि अब तो हमें आता है सोल्व करना, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ को पता होता है, क्या वो काम करते नहीं हैं? बिल्कुल करते हैं, चोरी छिपे भी करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें इस चीज़ को। अगर आपको कोई बोले ना कि अगर मुझे कि बेटा साइकिल, आपको जो बाइक है ये साइकिल है, उस साइकिल को या स्कूटी है अगर आपको मन कर रहा है चलाने का, तो क्या बोलेगा वो? आप स्कूटी को बस सिर्फ खड़ी कर देना, आपको पता है कि मुझे चलानी आती है, तो चुपचाप निकाल भी ले जाते हैं, करनी नहीं है जल्दी से भी, ठीक है ना, अभी नहीं चलाना है उसको। हाँ जी, तो क्या इसको सोल्व कर सकते हैं हम? पता लगा है ना परमीत के पास, क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए अंदर से क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, परमीत के पास थे कितने यार मार्बल, पता तो लगना चाहिए परमीत के पास कितने मार्बल है। तो मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए 10 काउंट करूँगा, उस 10 के अंदर आपको सॉल्यूशन निकालना है और अपना कॉपी में करना है, बिल्कुल ऑनेस्टली करना है। 10 गिनूंगा अभी मैं, उन 10 गिनने से पहले जो कर पाएगा वो कर पाएगा, ठीक है। स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, फास्ट 8 9 10। स्टॉप योर पेन, ड्रॉप योर पेन, रख दो पेन को साइड में, नहीं लगाना है। हाँ जी, तो देखो जी फैमिली वाले तो नहीं जा रहे अभी, तो 37 ये +7 उधर जाके -7 हो गया, यानी कि 5m = 30 हो गया, और यहाँ से m की वैल्यू होगी 30 और 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा 6। यानी आप बोल सकते हो कि परमीत हैज़ 6 मार्बल्स, परमीत हैज़ 6 मार्बल। चेक कर लो भाई, 6 का 5 टाइम करना था ना, 30, 6 5 30, 30 में 7 ज़्यादा 37, इरफान के पास है 37, हो गया आंसर, ठीक है। तो अगर हमसे इक्वेशन सेटअप करने को बोला है
तो भाई अगर हमें इक्वेशन सोल्व करनी आती तो हम क्यों ना करें, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। इसको पॉज करके नोट कर लो। अब हर क्वेश्चन में मैं इक्वेशन सेटअप करके दूंगा आपको और आपके पास 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड में आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर? जिसका आंसर सही था वो अपने आप को शाबाशी दे लेना आराम से, ठीक है, और जिसका गलत था वो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन में ट्राई करना, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो भैया, फटाफट रीड करना स्टार्ट कर दो। हाँ जी, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, अच्छी बात है, ठीक है। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज एंड टेक लक्ष्मीज एज टू बी बाई ईयर। बता दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बताते और अच्छी बात होती, हम एक्स मान लेते, हम एल मान लेते लक्ष्मी को, ठीक है ना, हमारी मर्जी होती, पर अब इसने बाउंड कर दिया, कोई बात नहीं, इसके रूल को फॉलो कर लेते हैं, राइट। अब एक लाइन लिखते हैं, कौन सी लाइन, क्या बोला है, ही इज, कौन, ही का मतलब क्या है, लक्ष्मीज फादर, ठीक है। तो ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। एक काम करता हूँ, अब मेरे थोड़े से आलस आ रहे हैं तो मैं क्यों फालतू में लाइन लिखूँ जब मुझे लाइन यहीं पे मिल रही है। तो अब देखो सबका मीनिंग लिखना स्टार्ट करता हूँ। ही मतलब लक्ष्मीज फादर, एंड लक्ष्मीज फादर की एज की वैल्यू क्या है, 49, तो मैं लिखूँगा इसका सॉल्यूशन में 49। ही का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, 49। इज मीन्स इज इक्वल टू 4 years older, 4 year older मतलब 4 year ज़्यादा, ठीक है। अगर आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर 4 year older है आपसे, मतलब 4 year बड़ी है, वो ये बड़ा है, तो +4, किससे +4, 3 times लक्ष्मीज एज, और लक्ष्मी की एज क्या है, y, तो 3 times 3 मल्टीप्लाई y यानी कि 3y। अब जरा लाइन को दोबारा रीड करो। ही मतलब लक्ष्मीज फादर 49 इज इक्वल टू 4 year older +4, ये y नहीं है भाई, 4 है थोड़ा, ठीक है, +4, देन 3 times लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम, तो आपकी इक्वेशन बन गई। क्या मैं इसको दो बार ऐसे पढ़ सकता हूँ, 3y + 4 = 49, 3y + 4 = 49, यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3y + 4 = 49। अब मेरे मन में तो क्यूरियोसिटी आई, जरा चेक करें लक्ष्मी की एज के आपके मन में आ रही है, तो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, करो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, पेन को ऐसे करके छोड़ दो, हाथ नहीं लगाना पेन को अभी। हाँ जी, अगर मेंटली करते तो क्या करते, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे बेटा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। ये 4 उधर जाएगा, 49 - 4 45 हो जाता 45। उसके बाद में y की वैल्यू क्या होती है, 3 डिवाइड हो जाता, 45 को 3 से डिवाइड करो, 15, लक्ष्मी हो गई 15 एज की। चेक कर लो आंसर, 15 का 3 टाइम, 15 3 = 45, 4 year older, 45 + 4 49 है कि नहीं है फादर साहब, बिल्कुल है, लेकिन हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो 3y = 49 - 4 एंड 3y = 45 एंड y = 45/3 = 15। भाई मैंने आपको सोल्व करने को बोला था, मैंने ये थोड़ी कहा था प्रॉपर तरीके से सोल्व करो पेन कॉपी लेके, हम मेंटली कर लेते। तो अगले क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूँ ना सोल्व कर रहा हूँ 10 सेकंड में, तो आप मेंटली भी सोल्व करके अपना आंसर लिख के रख सकते हो, राइट। यानी लक्ष्मी की एज कितनी निकल के आई यहाँ पे, 14 निकल के, 15 ईयर निकल के आई है। पूछा नहीं हमसे, लेकिन हम बताएंगे, करेंगे, क्यों, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन चाहिए हमें तो करने के लिए, राइट। तो आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया, किस किस का सही गया है, सही गया ना, क्लैप फॉर देम मेरी साइड से, ठीक है। आप अपने यहाँ पे कर लो, क्योंकि ऐसा तो फील नहीं होगा मैं ऐसे करूँगा आपको लगेगा नहीं क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे कर लो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मज़े आ रहे हैं करने में भाई, जिसको मज़े आ रहे हैं वहीं पे यस बोलो ज़ोर से, ताकि पेरेंट्स को पता लगे हाँ पढ़ रहा है, ठीक है। मज़े आ रहे हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर टेल्स द क्लास, टीचर आया क्लास में, मैं ही आ गया मान लो क्लास में, क्या बोला कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, अच्छा मैं नहीं हूँ, हर लगा हुआ है, ठीक है, आपकी मैम आ गई, ओके। तो क्या बोला कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इन हर क्लास, हमें तो क्वेश्चन में वो लाइन ढूंढनी है जिसमें इंफॉर्मेशन हो किस चीज़ से रिलेटेड, इक्वेशन बनाने की, किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, इक्वेशन बनाने की। तो देखो टीचर टेल्स द क्लास दैट, यहाँ तक तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ मिली कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस दी लोवेस्ट मार्क्स +7,
एंड हाईएस्ट स्कोर इज 87, लोवेस्ट दे दिया L तो ले लो भाई, मजबूरी है, नहीं देते तो हम X मान लेते हैं, मेरा फेवरेट X, राइट। तो अब देखो इस क्वेश्चन की पूरी लाइन में से आपको जो इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में इक्वेशन बनाने की लाइन है उसके वर्ड को नोट कर रहा हूँ, क्या है, दी हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, इन हर क्लास से कोई मतलब नहीं है, इज़ ट्वाइस दी लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो जो ये लाइन बनी ना, रीड करो इसको अच्छे से, कि दी हाईएस्ट, आप भी अंडरलाइन कर दिया करो, अंडरलाइन करना इस क्वेश्चन के अंदर, कि दी हाईएस्ट मार्क्स इज़ ट्वाइस दी लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो आप भी इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कौन कौन सा वर्ड हमारे काम का निकल के आया है। ओके, अब लिखना चालू करते हैं इसके अंदर। तो लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में कि लेट लोवेस्ट मार्क्स इक्वल टू L। अब लाइन लिखो, दी हाईएस्ट मार्क्स, दी हाईएस्ट मार्क्स, क्या लिखूं इसकी जगह पे, 87। क्या लिखूंगा यहाँ पे, 87 इज इक्वल टू ट्वाइस दी लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई, किसका ट्वाइस, लोवेस्ट का, तो लोवेस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मार्क्स प्लस 7, तो ये हो गया आपका 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87। 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, यानी 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87। मैंने आपको बताया था इसको पकड़ो और पूरे को ऐसे लेके आ जाओ, ठीक है। पूरा चेंज करने पे कोई साइन चेंज नहीं होता है, राइट, क्योंकि बोलने पर अब भी वही है, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, राइट। अब मुझे अगर मन कर रहा है मेरा चेक करने का, जरा लोवेस्ट आए कितने थे चेक तो कर लें, ठीक है। ऐसा कौन नालायक बच्चा था क्लास में लोवेस्ट लेके आया था मार्क्स, ठीक है, उसके मार्क्स कितने थे पता करते हैं। तो ये हो जाएगा 2L इक्वल टू 87, पहले अपने दोस्तों को भेजा, जाओ भाई, तो 2L इक्वल टू 80। अब फैमिली मेम्बर को भेज रहे हैं, थोड़ा इमोशनल मोमेंट आ गया भाई, वहाँ बैठे बैठे ना आंसू मत बहाने लग जाना, ठीक है, इमोशनल मोमेंट को देख के। ये हो गया 40, यानी लोवेस्ट मार्क्स हैं 40। अब आप कंडीशन चेक करो कि जरा लोवेस्ट का ट्वाइस यानी 40 का ट्वाइस 80 प्लस 7 87 हाईएस्ट आ रहा है, ठीक है। तो भाई 40 लाने वाले अच्छे मार्क्स नहीं है, 40 मेरी क्लास पढ़ोगे तो 40 नहीं आने चाहिए, आएंगे भी नहीं, क्लियर। इसको रेगुलर पढ़ते रहना। आप इसको नोट करो, अभी मैं इसका लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको भी कंप्लीट करेंगे। यानी हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, वो कह रहा है सिर्फ सेटअप इक्वेशन, हम उस इक्वेशन को सॉल्व भी कर रहे हैं। क्यों, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, पता तो करें कि लक्ष्मी की एज क्या थी, पता तो करें कि लोवेस्ट लेके कौन आया था, हाँ पता तो करें भाई कि परमीत जी के पास में मार्बल थे कितने, क्लियर। तो इस तरीके से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अंदर, इसको आप नोट करो। और नेक्स्ट लास्ट वाला, हाँ ये किस किस का सही आया था भाई, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, ओ सॉरी, अगले क्वेश्चन में पूछता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एक दो कंसेप्ट नए बताने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो वो कवर करते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा है ये कि इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, देखो हर चीज़ को पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से डिटेल में। पहली बात तो एक वर्ड आया आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आई होप आपको पता होगा, नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल का जब नाम आ ही गया तो इसका आंसर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं सारा डिटेल से बताता हूँ क्वेश्चन में जो जो चीज़ें बात करेंगे। तो पहले आप टॉपिक एक छोटा सा डाल लो साइड में बॉक्स बना के, या यहीं पे एक बॉक्स बना के डाल के नोट्स की तरह लिख लेना, इसको लिख लो नोट्स। यही कंसेप्ट होते हैं जो हमें क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के समझने होते हैं, राइट। तो पहले लिखो आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल का सिंबल लगा दिया। एक्चुअल में आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या आती है आपको समझ में आना चाहिए, अगर वो नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वाला। देखो सपोज करो एक ट्राइंगल है ABC, ओके, हमें पता लगा अभी बताया मैंने आपको 2 साइड इक्वल होती है, आपको पहले से पता था 2 साइड इक्वल होती है। सपोज करो मैंने मान लिया कि ये 2 साइड इक्वल है, इस तरीके सिंबल लगाया, ये दोनों साइड इक्वल है, यानी आपने माना कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये अनइक्वल वाली साइड हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इफ़ AB, चलो डायग्राम में समझते हैं, लैंग्वेज लिख लिख के नहीं बोर नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ABC में ये 2 साइड इक्वल हैं, ध्यान देना, तो उस केस में इन साइड के साथ जो एंगल बन रहे होते हैं,
इन्हीं साइड के साथ जो एंगल बने होते हैं इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? बेस एंगल। क्या बोलते हैं? बेस एंगल। और ये भी क्या होते हैं आपस में? इक्वल। ठीक है, यानी इस साइड के सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल, ठीक है, इन साइड के सामने वाला एंगल, इन साइड के सामने वाला एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। मेरे साथ साथ बोलो भाई, क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स एंगल। ठीक है, अब सपोज करो आपके मन में आ रहा हो कि हर बार सर वर्टेक्स एंगल ये होता है, बेस एंगल ये होते हैं। नहीं, मैंने क्या बोला? अगर ये दो साइड इक्वल हैं। अब सपोज करो कि आपने डायग्राम ऐसा बनाया, मैं बिल्कुल तीनों तरीके से बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाना है इस चीज़ के प्रॉपर, कि सपोज करो इस बार ये दोनों साइड इक्वल हैं। मान लो वही ABC ट्रायंगल ले लिया, कैसे PQR रख लो, कुछ भी रख लो। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये, साइड सामने यही जा रहा है ना, ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? बेस एंगल। ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने? बेस एंगल। और वर्टेक्स एंगल होता है इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? सुना नहीं मुझे? क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल। क्लियर? देखो ये दो साइड इक्वल थी, इनके बीच वाला एंगल इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, और इनके अपोजिट वाला को बोलते हैं बेस एंगल। और इसी में अगर आपका मन करे, ये डायग्राम भी ज़रूर बनाना थर्ड वाला, कि सपोज करो कि अगर ऐसा हो, क्योंकि हर केस आना चाहिए कि ये दो साइड इक्वल हो, तो इन दोनों के बीच के एंगल को तो क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स एंगल। और जो ये इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इनको क्या बोलेंगे? बेस एंगल। क्या बोलेंगे? बेस एंगल। आई होप अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स एंगल। और बेस एंगल क्या होते हैं आपस में? इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये बेस एंगल है तो ठीक है, बेस एंगल इक्वल होते हैं। चलो इसको डिफरेंट से लगा देते हैं। ये अनइक्वल होता है, बेस एंगल इक्वल होते हैं, ये अलग होता है, बेस एंगल इक्वल होते हैं, ये अलग होता है। क्लियर? इसको नोट कर लो पोज करके। अभी हमारा एक कंसेप्ट और बाकी है, वो क्या है? उसने दे भी दिया, लेकिन एग्जाम में ज़रूर नहीं आपको हिंट मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको समझ में खुद आना चाहिए। वो होता ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये नोट कर लो अच्छे से पोज करके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल A है, ये B है, C है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू होती है 180 डिग्री। यानी इन तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आने वाला है। हो सकता है ये 60 हो, 60 हो, 60 हो, कुछ भी हो, लेकिन तीनों का सम क्या आएगा? 180 आना ही आना है डेफिनेटली। क्लियर? एक ये प्रॉपर्टी लिख दो, साथ में लिख देना, लाइन में लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो इसको, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। और लिख भी रखा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल के साथ एक वर्ड लगा लेना, इंटीरियर। या इंटीरियर का मतलब क्या होता है आपको जानते हो? इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है? घर के अंदर का डिज़ाइन करना, राइट? तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। क्लियर है? तो इस चीज़ को नोट कर लो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कंसेप्ट अच्छे से बता दिया। क्या बोल रहा है कि इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। आइदर बेस एंगल मतलब कोई भी बेस एंगल पकड़ लो, क्योंकि दोनों बेस एंगल होते तो सेम है। तो बस यही चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। अब एक क्वेश्चन वाला है, तो देखो क्या हुआ। लेट दिस इज A B C। इसने बोला कि लेट द बेस एंगल बी B। बेस एंगल क्या मान लो? B मान लो। तो इस बेस एंगल को मैंने मान लिया B, जैसे 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे B हो गया। ये भी बेस एंगल है, इसको भी क्या मान लोगे? B मान लोगे। और वर्टेक्स एंगल को मैंने मान लिया V। नाम से समझ में आ रहा है? बेस एंगल B, वर्टेक्स एंगल V। अब जो लाइन लिखी हुई है दोनों सेम होंगे, समझ में आ गया आपको? अब जो लाइन लिखी है उस लाइन को लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वर्टेक्स एंगल यानी कि V, ओके, वर्टेक्स एंगल यानी कि V इज इक्वल टू ट्वाइस दी बेस एंगल, ट्वाइस दी बेस एंगल, यानी कि V की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2B। ये आपकी इक्वेशन सेटअप यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेटअप।
बस इतनी सी इक्वेशन बनेगी, v इक्वल टू 2b, यानी वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस ऑफ बेस एंगल। बट अगर आपके मन में आ रहा है सर वैल्यू तो बता दो इनकी कितनी कितनी है, ये कितने डिग्री है, कितने डिग्री है, तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ज़रा निकालते हैं। इसका मतलब इस v की वैल्यू प्लस ये b एंगल प्लस ये b एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये v, ये b और ये b, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अभी हमें पता लगा इस v की वैल्यू क्या है 2b, तो क्या मैं v की जगह 2b रख सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं। ये v की वैल्यू क्या निकल गई, 2b निकल गई थी, और ये b और b ऑलरेडी हैं, तो ये क्या बन गया 2b इक्वल टू 180। 2 टाइम्स ऑफ b, 2 टाइम्स ऑफ b क्या 4 नहीं हो गया टोटल? ठीक है, तो ये बन गया 4b इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपकी वैसी इक्वेशन हो गई है, ठीक है, कि वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में कोई टर्म है। देखो ये वैसी नहीं थी, हमें वेरिएबल एक बार ही दिखता है, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 बार दिख रहा था, जिसको सोल्व नहीं करना था, यहाँ सोल्व करो। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ गई 180 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये वाला वर्टेक्स इसका डबल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। चेक कर लो, 90 प्लस 45 180 आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इक्वेशन। वो आपको अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और आपको पता भी इक्वेशन सेटअप कैसे करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास के अंदर ये। तो अगर पसंद आ रहा है तो अपने रिलेटिव में जो भी अगर 7 to 10th कोई पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल शेयर कर देना ये, ताकि उसको बेनिफिट मिले, क्योंकि कंप्लीट ईयर के लिए चलने वाला है चीज़। ठीक है, ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।